गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, एक पिता की ईमेल आई है अपने बेटे के सिलसिले में। वो अच्छा। आपसे कुछ मदद चाहते हैं। अच्छा, क्या है जी? ये दिल्ली से लिखने वाले हैं और इनका नाम है शुभाशीष गंगोपाध्याय। अच्छा अच्छा। तो ये कहते हैं कि इनका जो बेटा है वो जेनेटिक्स को पढ़ रहा है, जो अ, आनुवंशिकी की जो विज्ञान की जो धाराएं हैं हाँ उसको जो वो पढ़ रहा है। एमएससी में पढ़ रहा होगा, बीएससी में? जी, वो तो इन्होंने खैर नहीं लिखा। अच्छा। तो आगे ये लिखते हैं कि वो जैसे जैसे बच्चा इस तरह की पढ़ाई करता जा रहा है और उसका जो हमारे जो धर्म में जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस दिया है उसके ऊपर भी उसकी अनास्था हो चली है। और उसको हमारा पूरा का पूरा जो धर्म का फिर तंत्र है उससे ही उसका जो विश्वास है वो टूट गया है। तो ये कह रहे हैं कि फिर बेटे को मैं समझाऊं कैसे, उसको क्या आधार दूं जिसकी वजह से वो दोबारा धर्म की तरफ लौटे और इस पूरे प्रोसेस में यकीन करे। तो कैसे समझाएंगे आप इसको? ऐसा है कि संसार के अंदर 3 आदमी हैं जिनके आइडियाज़ ने क्रांति लाई है। आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें मार्क्स, फ्रायड और डार्विन। डार्विन ने इस थ्योरी को बिल्कुल उखाड़ दिया कि भगवान ने ये दुनिया क्रिएट की है। और डार्विन ने कहा कि जो उनका सारा इवोल्यूशन का सिद्धांत है कि इट वाज बाय चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। एक एमूवा बन गई वो सिंगल सेल का एमूवा था। फिर वो एक दूसरे से जब सेल मिले तो 2 सेल बने। 2 सेल बनने के बाद उससे प्रजनन शुरू हुआ। और जब वो एमोवा जो थे और कॉम्प्लेक्स बन गए तो वो जंगल, उसके पानी के अंदर रहने वाले जीव बन गए। लाइफ हैज़ मैरीन ओरिजिन। जीवन का आरंभ पानी से हुआ है, मैरीन से। तो डार्विन की थ्योरी ने भगवान के सिद्धांत को बिल्कुल उखाड़ दिया। चर्च हिल गया सारा का सारा। चर्च मतलब धर्म। ईसाई धर्म सारा हिल गया डार्विन के सिद्धांत से। तो ये जेनेटिकल जो इवोल्यूशन है ये उस डार्विन के सिद्धांत में से निकला हुआ है। डार्विन ने जैसे बताया कि आपके जो जब तक आपके जीन्स जो हैं उन जीन्स में परिवर्तन नहीं होता तब तक एक नई स्पीसीज पैदा नहीं हो सकती। तो जेनेटिक प्रॉब्लम को पैदा करने के लिए आदमियत है। और फिर उसमें हरगोविंद खुराना ने अब ये कर दिया कि जेनेटिक कोड को तोड़ करके आप जैसा चाहे बच्चा पैदा कर सकते हैं। गोरा पैदा करना चाहें तो गोरा बच्चा पैदा होगा, काला नहीं होगा। अगर आप और किसी तरह का बच्चा पैदा करना चाहें तो जेनेटिक कोड आपको छोड़नी पड़ेगी। तो सारा सिस्टम ही बदल दिया। लेकिन हुआ क्या, जब डार्विन का सारा प्रभाव फैला तो आदमी एनिमैलिटी में चला गया। आदमी में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहा। आदमी बिल्कुल वही क्रिया करता है जो जानवर करता है। तो ये सोशल रिलेशन टूट गए सारे। कुत्ते के बच्चा जो है, वो कुत्ते का बच्चा अपनी मदर के साथ भी गर्भाधान करा सकता है, तो आदमी क्यों नहीं करा सकता? तो डार्विनियंस जो थे उन्होंने बड़े बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन करने शुरू किए। एक आदमी ने क्वेश्चन किया कि मैं एक घोड़ी खरीद करके लाया और उस घोड़ी के साथ एक छोटी सी बछेरी थी। अब वो घोड़ी जो है बूढ़ी हो गई, काम नहीं करती, बछेरी जवान हो गई। तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं उस बछेरी पर सवारी करूं? तो डार्विनियंस ने कहा कि पूरा अधिकार है। तो उसने आकर के अपनी वाइफ को कहा कि बड़े बड़े विद्वानों ने लिख दिया तो अधिकार है,
तो अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम जाओ, और ये लड़की जवान हो गई है, मुझे इसको उपयोग करने का पूरा अधिकार है। तो सारे यूरोप में और सारे अमेरिका में ऐसे ऐसे प्रश्न आने लगे जिसमें आदमी में और जानवर में अंतर कोई है नहीं, बिल्कुल भी। तो अनैतिकता फैल गई। जब अनैतिकता फैल गई तब लोगों को ज़रूरत पड़ी कि मेरे तो घर में ही अनैतिकता हो गई। मेरा बाप जो है मेरे सामने मेरी बहन के साथ, बहन को कह रहा है कि तू मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई तेरे। तो आदमी जो था, जब उसको ये दिक्कत पड़ी, अपने पर दिक्कत पड़ी, तब उसने नैतिकता के सोर्स खोजने शुरू किए। विज्ञान नैतिकता नहीं दे सकता। आप अपने लड़के को समझाइए कि जीवन का जो व्यवहार है वो विज्ञान से नहीं चलता। विज्ञान नॉलेज तो दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में विज्ञान बिल्कुल बेकार है, हो ही नहीं सकता। वैल्यूज़ कभी भी साइंस से नहीं निकल सकते हैं। तो वैल्यूज़ के लिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा? हमें चर्च में गए वो सब, और चर्च ने जा कर के उनको बताया कि आदमी को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो उसके घर में भी यही होगा, जिसको देख करके तुम घबरा गए और तुमने कहा कि जी चर्च की तरफ चलो। मेरा फादर मेरी बहन से बार बार कह रहा है कि तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई, और चर्च अब डार्विनियंस कह रहे हैं कि तुम्हें घोड़ी का इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो लोग जो है उन्होंने अपने घर में इस चीज़ को बंद करके फादर को डांट करके कि चर्च की तरफ चलो। तो नैतिकता आपके जीवन में चर्च से ही आएगी, डिसिप्लिन आपके जीवन में धर्म से ही आएगा। अगर डिसिप्लिन आपके जीवन में नहीं है तो सारा आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ बिहेवियर आपका सारा जानवरों जैसा हो जाएगा। यू विल बी रिड्यूस टू एनिमलिटी। तो अगर एनिमलिटी से बचना है तो आपको रिलीजन की तरफ आकर के और वहाँ से जीवन के वो सिद्धांत लेने पड़ेंगे जो सोशल रिलेशनशिप है, जो सोशल ताना बहाना है, वो ना टूटे, और आप उस ताने बाने में जो है बिल्कुल ठीक फिट रहें ताकि सोसाइटी टूट ना जाए। जी। और गुरुजी एक ये भी तो चीज़ है कि जो आदमी है वो सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल बीइंग भी है, वो सोशल बीइंग भी है। डार्विन ने आदमी को एनिमल बीइंग बना दिया। डार्विन ने कहा कि आदमी तो जो बंदर है, उस बंदर का ही एक बड़ा रूप है, और जब बंदर के और आदमी के व्यवहार में कोई अंतर है। अगर बंदर में स्पिरिचुअल नहीं होती तो आदमी में भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकती। तो डार्विन का खंडन करने के लिए लोग खड़े हुए। सबसे पहले फ्रांस के एक बहुत बड़े थिंकर थे, उनका नाम था बर्गसॉन। बर्गसॉन ने डार्विन का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा कि डार्विन ने फॉसिल्स देखे, जीवन तो कहीं देखा ही नहीं। एक भी सैंपल नहीं है डार्विन की थ्योरी में जो जीवन से संबंधित हो। सब हड्डियां देखी, खोपड़ियां देखी। आप गलत सैंपल से, मृत्यु सैंपल से और जवानों को आप जीवन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जीवन में आदमी सोसाइटी में रहना चाहता है, जीवन के अंदर आदमी सोसाइटी से प्यार चाहता है, जीवन के अंदर आदमी सोसाइटी से रेस्पेक्ट चाहता है। तो आप जीवन के नियम तो आपने ज़िंदगी में देखे ही नहीं, एक भी सैंपल जीवन का नहीं देखा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि साइंस का जो टाइम है वो मेजर टाइम है, टाइम घड़ी में नाप लिया वो है, लेकिन जीवन का टाइम मेजर टाइम नहीं है। जीवन का टाइम है टाइम फेल्ट। और टाइम फेल्ट क्या है कि दो आदमी हैं, एक आदमी को 1 बजे फांसी लगनी है और एक आदमी को उसकी प्रेमिका ने कहा है कि मैं फलां जगह मिलूँगी। वो दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, और जब वो प्रेमिका की स्थान पे पहुंचने वाले होते हैं तो जो प्रेमिका से मिलना होता है वो गाड़ी वाले को डांटता है, कहते हैं अभी तक वो स्थान नहीं आया। उसने कहा जी अभी तो आधा घंटा हुआ चले। अच्छा, मुझे तो लग रहा था 1.5 घंटा हो गया चले हुए।
तो ये टाइम फेल्ट जो है ये नापा नहीं जा सकता, इसको जीवन ही फील कर सकता है। थ्रिल है, इस थ्रिल को डार्विन ने कभी देखा ही नहीं, और इसलिए उसने कहा जानवरों की तरह से आदमी, जानवर के अंदर कभी थ्रिल नहीं होती। तो इस थ्रिल को अगर देखता डार्विन तो वो कभी भी जानवर से कंपेयर ना करता। तो इस तरह से बर्गसॉ का बहुत लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म है जो डार्विन को किया, और उसने बर्थ ऑफ रिलीजन, डार्विन बर्गसॉ ने कहा कि आदमी जो है धीरे 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 इवोल्यूशन में आदमी जो है अपने अंदर विकास करता जा रहा है। तो वो कैटेगरी जो मुर्दों में होती हैं वो आदमी में, जीवित में नहीं है। जीवित आदमी में अंदर का विकास होता है, मुर्दे में अंदर का विकास नहीं होता। टाइम मेजर्ड है उसका, तो 10 साल पहले मर गया तो मर गया। और ये आदमी जो है ये 1 साल भी अगर कठिनाई में जीते तो कहता मुझे तो ऐसा लगता है कि युग बीत गया मेरा तो सारा था। तो ये जो है जीवन का नियम विकास का और है। और जड़ वस्तुएं, मृत्यु का विकास होता ही नहीं मृत्यु का तब। तो डार्विन ने जो नापा वो केवल साइंस का टाइम मेजर्ड को नापा। अब इसने कहा है कि जब वो कहते थे कि खाने के कारण से आदमी जो है, क्योंकि खाना कम था, खाने वाले ज़्यादा हो गए और उसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शुरू हुआ। बर्गसॉ कहता है कि तुमने हड्डियां देख ली, एक आदमी के अंदर थ्रिल होता है, वो होता है लड़ने की इच्छा। खाना खा लिया, आओ आज तेरे मुक्केबाजी कर लें। तो कहते वो जो डायनासोर मरे, वो डायनासोर आपस में लड़के मरे या भोजन के कारण से मरे। डार्विन ने ऐसा कोई जगह नहीं दिखाई उनके उसमें कि ये आदमी खाने के कारण से कोई उसका मैदा या उसके पेट तो निकला ही नहीं, सड़ गया सारा, फॉसिल बन गया था। तो पेट में भोजन था या नहीं था, कैसे पता लगा कि ये भूखा मरा है? वो थ्रिल के कारण से मर गए, आपस में लड़ रहे हैं, खुद खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो ह्यूमैनिटी की, यानी आदमी एक हायर चीज़ है, ये वो है जब वो लाइफ का थ्रिल पैदा। मैं फॉसिल नहीं हूँ, मैं लाइफ हूँ, और जब लाइफ का थ्रिल पैदा करेगा तो लाइफ में सबसे पहली चीज़ आएगी डिग्निटी। यही स्पिरिचुअलिज्म है। इसलिए डार्विन की थ्योरी में स्पिरिचुअलिज्म नहीं आ सकते। आपको बर्गसॉ की तरफ आना पड़ेगा या अरविंद की तरफ आना पड़ेगा, तब जा कर के आपके अंदर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा। अब ये देखिए कि डार्विन जो है उसने संघर्ष की थ्योरी दी। आपस में लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो रही है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट निकल रहा है। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो मार्क्स को ये लगा कि हमने भी क्लास संघर्ष का सिद्धांत दिया है, तो डार्विन से हमें बड़ी मदद मिल सकती है। तो मार्क्स जो से डार्विन की थ्योरी पढ़ने लगे। अब मार्क्स की थ्योरी है डायलेक्टिकल, ये है लीनियर इवोल्यूशन, एक लाइन में इवोल्यूशन चल रहा है, एक ही लाइन में। इसमें मार्क्स ने देखा कि डार्विन ने वो जो लॉ हैं जो बंदर पर लागू होते हैं आदमी पे भी लागू कर दिए। जो लोअर एनिमल के लॉ हैं वो लीनियर ही आदमी में चल रहा है। तो मार्क्स ने बिल्कुल डार्विन को कंडेम कर दिया। मार्क्स ने कहा कि डायलेक्टिकल प्रोसेस में ये है, जब भी आपके पास थीसिस और एंटीथीसिस इन दोनों में टकराव होगा और फिर सिंथेसिस बनेगी, उस वो सिंथेसिस हायर होगी इन दोनों से। इनका ही रूप नहीं होगी बल्कि हायर होगी, और जब वो हायर होगी तो हायर स्पीसी के नियम वो हायर स्पीसी के नियम होंगे, वो लोअर स्पीसी के नियम उस पर लागू नहीं कर सकते। जो मछली के लॉ हैं वो हाथी पर लागू नहीं हो सकते, हाथी बहुत ही इवॉल्व हो गया है। और इसी तरह से नई कैटेगरी जो पैदा हुई है, यानी वो बंदर के बाद आदमी की, तो ये हायर एनिमल जो है, जो आदमी फ्यूडल हैं, फ्यूडल युग में रह रहे हैं, बट
उनके नियम और होंगे। और जब ये टकराव होगा फ्यूडल उसमें लेबर का और इसका, लेबर नहीं, वो जो मजदूर हैं काम खेतों पे काम करने वाले फ्यूडल लोग, और तो उससे जो होगा कैपिटल जो खड़ा होगा, उस कैपिटल पे फ्यूडल लॉ के नहीं लागू हो सकते, उस पर कैपिटलिज्म के लॉ लागू होंगे। तो हायर कैटेगरी पर हायर लॉ लागू होंगे। आप जेनेटिक्स में क्या करेंगे, वहाँ हायर लोअर का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अपने बेटे को समझाइए कि आप हायर लेवल पे आइए। हायर लेवल इज लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। आप बंदर क्यों बनना चाहते हैं? तो इसके बारे में एक आदमी ने, अकबर इलाहाबादी ने कहा मंसूर ने खुदा हूँ मैं। मंसूर कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो कहा मंसूर ने खुदा हूँ मैं, तो डार्विन बोले बूझना हूँ मैं। डार्विन कहने लगे नहीं नहीं, मैं खुदा नहीं हो सकता, मैं तो बंदर हूँ। तो हंस के कहने लगे मेरे एक दोस्त, भाई डार्विन की बात सही है या मंसूर की बात सही है? तो हंस के कहने लगे मेरे एक दोस्त, फ़िक्र हरकस बकदरे हिम्मत ओत। हर आदमी की पहुंच जो होती है उसकी औकात के मुताबिक होती है। जिसकी औकात बंदर जैसी है, बंदर की तरह सोचेगा कि मैं बंदर हूँ, और जिसकी औकात ये होगी कि मैं महान हूँ, तो महान चीज़ें सोचेगा। लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अगर आप अपने आप को कुत्ता समझेंगे तो आपकी जीवन की हर चीज़ कुत्ता जैसी हो जाएगी। आप खाना भी कुत्तों की तरह से खाएंगे, आप उल्टी करके उसको चाट भी लेंगे, आप गली के अंदर ऐसे ही बैठे होंगे, गंदी जगह में बैठ जाए। तो अगर आपके थॉट लो हैं तो आपकी हर कपड़े भी ऐसे होगा, पहने पहने नहीं पहने, कुत्ता कोई कपड़े थोड़ी पहनता है, नंगा घूम रहा है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप अपने आप को कुत्ता समझेंगे तो आपकी हर चीज़, खाने की, बात करने की, बोलने की, हर चीज़ में आप कुत्ते जैसे विचार हो जाएंगे। और अगर आप हाई विचार रखेंगे कि मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ, तो आपकी हर चीज़ में डिग्निटी आ जाएगी। आपकी भाषा में भी डिग्निटी आ जाएगी, आपके व्यवहार में भी डिग्निटी आ जाएगी। तो आप अपने बेटे को जो ये धार्मिक चीज़ों का व्यवहारिक रूप जो है सारा, ये लाइए कि आप अपने बेटे को कहिए कि आप बंदर बन के रहना चाहते हैं, कुत्ता बन के रहना चाहते हैं, या इंसान बन के। अगर इंसान बन के रहना चाहते हैं तो आपको रिलीजन की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ हमेशा किसी हर युग में किसी ना किसी रिलीजन में से निकली हैं, कोई भगवान से नहीं टूट के गिरी। तो अपने बेटे को आप यही समझाइए कि पहले तुम तय करो फ़िक्र हरकस बकदरे हिम्मत ओस। तुम्हारे थॉट लो थॉट हैं तो तुम्हारी हर चीज़ लो हो जाएगी। तुम खड़े होकर पेशाब कर रहे हो तो तुम्हें ये पता नहीं या औरतें जा रही हैं कौन जा रही हैं, क्योंकि मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो बंदर हूँ। और अगर ये सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो हर एक व्यवहार में, छोटे छोटे व्यवहार में भी महानता आ जाएगी। तो अपने लड़के को ये चीज़ें जो हैं कि जीवन में आप उच्च जाने के लिए, आप ऊंचा बनने के लिए आपको रिलीजन की तरफ और धर्म की तरफ आना पड़ेगा, तब आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान में अपनी तरह की सच्चाइयाँ तो हैं, पर इस जीवन को शक्ल देने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इंसान ने इंसान होने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए तय की हैं, और उनके हिसाब से चलना ज़रूरी है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फैक्ट और एक होती है वैल्यू। विज्ञान के अंदर फैक्चुअल नॉलेज है, ओके, फैक्ट का ज्ञान है, लेकिन वैल्यूज़ विज्ञान से बिल्कुल नहीं निकल सकते। वैल्यूज़ के लिए तो आपको अपना जीवन अगर वैल्यूएबल बनाना है तो रिलीजन में आना पड़ेगा। विज्ञान नेवर गिव्स वैल्यूज़। किसी विज्ञान ने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री ने कभी वैल्यूज़ नहीं दी। आप बताइए कोई आदमी जिसका चरित्रहीन आदमी है, उसे कौन सा फिजिकल एक्सपेरिमेंट करें चरित्र सुधर जाए? एक आदमी जो बिल्कुल दुराचारी है, बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है, कौन सी केमिकल इंजेक्शन दें उसको कि वो? तो वैल्यूज़ साइंस से, किसी साइंस से वैल्यूज़ नहीं निकलती। वैल्यूज़ जो निकलेंगी वो तो ह्यूमैनिटी से निकलेंगे।
रसल ने इस पर बहुत अच्छा लिखा है, आप बेटे को कहिए, इन प्रेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओहो। और उसने यहाँ तक कहा है कि विज्ञान ने आपको अपना गुलाम बना दिया है। ऐसी मशीनें बना दी हैं कि बटन दबा दो तो मशीन अपने आप आएगी और आपका शेव कर देगी, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आप गुलाम बन गए हैं, आपने अपनी मानवता गुलाम बना दी है। और जिस दिन ह्यूमैनिटी पढ़ाओगे आदमी को और उसको पता लग जाएगा कि मैं ही तो क्रिएटेड हूँ, मैं ही तो क्रिएटर हूँ साइंस का, और साइंस मुझे गुलाम बना रही है, तो जिस मनुष्य ने इस बात का बोध कर लिया कि मेरी डिग्निटी को ये साइंस खा गई है, तो जिसने साइंस बनाई है वो साइंस को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। मैन कैन लिव विदाउट साइंस बट मैन कैन नॉट लिव विदाउट डिग्निटी। ओहो। ये रसल ने कहा। तो आप रसल की किताब पढ़ाइए उसको, इन प्रेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और जब उसको वो पढ़ेगा, इसी तरह से अरविंदो की किताब पढ़ाइए तो वो आपको समझेगा कि अगर मुझे डिग्निटी से जीना है, अगर मुझे जानवर बन के जीना है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इंसान बन के जीना है तो मुझे अपने अंदर कहीं ना कहीं से ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। लानी ही पड़ेंगी। जी।